हेलो एवरीवन, मैं विवेक। इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हूं इग्नू एमएसडी कोर्स के पेपर कोड एमएसडी 06 को लेकर। इसमें हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर बात करेंगे और साथ ही इस वीडियो का मकसद यह भी है कि मैं आपको बता सकूं कि आप लोग और क्या चीज़ें इन वीडियोस के अलावा और क्या चीज़ें पढ़कर एग्जाम हॉल में जाएं, ताकि आपको परीक्षा देते समय किसी प्रॉब्लम का कोई दिक्कत आपको ना आए वहां पे। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे वीडियोस के ही भरोसे पर हैं, तो उनके लिए मैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं उनको सारी चीज़ें बता दूं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि समय बहुत कम है, कल ही पेपर है, तो अब आज रात भर में क्या और चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो चलिए पहले हम बात करते हैं जो इसमें हमें पढ़ना है, उसके बाद जो और चीज़ें हैं उसको मैं आगे डिफाइन करूंगा, बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताएं। ठीक है कि भारतेंदु युग की जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं उसको हमें जान लेना चाहिए। इसके लिए मैंने जो MSD 2 का वीडियो बनाया है, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा MSD वाली, वहां पे आप जाकर देखिएगा। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियां हैं, काव्य विशेषताएं करके वहां पे एक वीडियो है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा और उसमें जो उदाहरण है उसको याद रखिएगा, क्योंकि वो उदाहरण आपको MSD 6 में भी काम आएंगे और MSD 2 में भी काम आएंगे। तो यहां से आप भारतेंदु युगीन विशेषताएं चाहे MSD 6 में लिखना हो चाहे MSD 02 में लिखना हो, दोनों जगह वहां से उदाहरण आप लिख पाएंगे और हेडिंग भी लगभग वही ही रहेगी। ठीक है, जैसे अब भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों की बात करें तो इसमें अपने को राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है, राष्ट्र प्रेम की भावना देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने जो है भारतेंदु जी ने उनकी एक कोई उदाहरण लेते हैं उनका कि जैसे उनमें जो है देशभक्ति की भावना मिलती है, तो उसके लिए एक उदाहरण, क्या उपयुक्त उदाहरण हो सकता है देशभक्ति का? हाँ, ये तो समझत व्यर्थ सब यह रोटी उत्पात, भारत कोश विनाश को ही आती उपलाद। तो यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों की नीति की आलोचना करते हुए ये पंक्तियां लिखी थी कि ये तो समझत व्यर्थ सब यह रोटी उत्पात, भारत कोश विनाश को ही आती अकुलात, स्ट्रेची डिजरेली लिटन चितय नीति के जाल, फंसी भारत जर्जर भयो काबुल युद्धा काल। तो ये रहा इनका एक देशभक्ति यानी कि भक्ति भावना का, राष्ट्र प्रेम का एक उदाहरण। और बाकी पंक्तियां अपने मन से लिखनी है कि राष्ट्र भावना इस प्रकार दिखती है। ठीक है कि इसमें जो है ब्रिटिश राजतंत्र का विरोध है। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण डाल देंगे। नए जमाने की मुकरी में भी जो है हमें भारतेंदु राष्ट्र प्रेम की भावना प्रदर्शित करते हैं और अंग्रेजों पर विरोध करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों का विरोध करते हैं, जैसे भीतर भीतर सब रस चूस है, हंस हंस के तन मन धन मूस है, जाहिर बात तन में अति तेज, क्यों सख सज्जन नहीं अंग्रेज। ठीक है, तो इस प्रकार ये रहा। और सामाजिक दुर्दशा पर भी भारतेंदु ने लिखा है। भारतेंदु काल की जो प्रवृत्ति रही वो सामाजिक दुर्दशा का निरूपण भी रही है कि यहाँ पे सामाजिक दुर्दशा का सामना ये लोग करते हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं जो इस समय के कवि हैं, और अपने काव्य में भी वो चीज़ें उनके काव्य में भी हमें परिलक्षित होती हैं, देखने को मिलती हैं। जैसे भारतीय समाज में व्याप्त संकीर्णता, मानसिकता, रूढ़िवादिता, कुप्रथाओं का विरोध इस समय के कवियों ने किया है, तथा भारतेंदु ने स्वयं राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद आदि के साथ सुर में सुर मिलाकर अपनी बात रखने वाले कवि रहे थे। उन्होंने नारी शिक्षा के हिमायती और जो है विधवा विवाह का समर्थन करने वाले विद्यासागर की प्रशंसा की थी। उन्होंने लिखा था कि सुंदर बानी कही समझावें, विधवा गंसो ने बढ़ावें, दया निधान परम गुना आगर, सख सज्जन नहीं विद्यासागर। तो ऐसे ही ये उदाहरण हमें मदद करेंगे। जैसे देशभक्ति भावना हो गई, समाज सुधार की भावना हो गई, इसमें देखने को मिलती है। इसमें हमें हास्य व्यंग्य देखने को मिलता है। ठीक है, भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों की बात चल रही है। ठीक है, तो इसमें हास्य व्यंग्य देखने को मिलता है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, चरब जुबानी हाय हाय, बखानी हाय हाय। ये सारे उदाहरण मैंने MSD 2 वाले वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार वहां से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि वो उदाहरण आपको MSD 2 में भी काम आएंगे और MSD 6 में भी। और बराबर इन पंक्तियों का यूज करना है। एक पैराग्राफ लिखने के बाद उदाहरण जरूर डालना है।
अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे हिंदी को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब राष्ट्रभाषा से प्रेम की भावना देखने को मिलती है। तो जैसे राष्ट्रभाषा प्रेम ये देखने को कहाँ मिलता है कि जैसे भारतीय लिखते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान को मिटत नहीं है को सूल। ठीक है, किंतु इनमें संकीर्णता नहीं है। भारतीय अंग्रेजी को भी पढ़ने का पक्षधर मानते हैं, किंतु निज भाषा को छोड़कर नहीं। भारतीय लिखते हैं, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सबगुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तो इस प्रकार ये रहा राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रभाषा से प्रेम की भावना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो हम पाते हैं श्रृंगारिकता भी यहाँ में देखने को मिलती है। जैसे श्रृंगारिकता की बात करें यहाँ हम तो, सिसुताई अजो न गई तन तय तऊ, जीवन ज्योति बटोरे लगी, सुन के चर्चा हरिचंद के कानन, कूक द भव मरोरे लगी। यही 2 लाइन आपको याद रख लेनी है और परीक्षा में लिख देना, सिर्फ 2 लाइन। आगे अगर नहीं आ रहा है 2 लाइन बाद डैश डैश कर देंगे, एग्जामिनर समझ लेगा कि हाँ इसको पता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। भक्ति भावना भी इसमें अपने को देखने को मिलती है। जैसे जो हमें भारतेंदु युगीन काव्य है उसमें भक्ति भावना भी है। किस प्रकार भारतेंदु ने लिखा है कि निर्गुण का समर्थन करते हुए और निर्गुण का विरोध किया है और सगुण का समर्थन करते हुए लिखा है कि जहां अगर झूठा है तो फिर मत वालों का क्या है काम, फिर मजहब में भला क्यों करता है हर शख्स कलाम। ठीक है, तो इस प्रकार ये रहा। और समस्या पूर्ति भी देखने को मिलती है इसमें हमें। ठीक है, समस्या पूर्ति ये भी इसकी एक मूल प्रवृत्ति है भारतेंदु युग की। समस्या पूर्ति का उदाहरण एक लें तो, मन बैठी है मान की मूरत सी, मुख खोलत है मुख खोलत बोले न नाही नहा, तुम ही मनुहारी के हारी परे सखियान की कौन चलाई तहाँ, बरखा है प्रताप जू धीर धरो अबलो मन को समझायो जहाँ, यह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पुछिए पीऊ कहाँ। तो इस प्रकार ये समस्या पूर्ति का एग्जाम्पल है। जो उदाहरण आपको बड़े लगे उसको कदापि नहीं याद करना है। ठीक है, बिल्कुल भी उसको छोड़ देना है। ठीक, प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे प्रकृति चित्रण किस प्रकार मिलता है कि यमुना का, चांदनी का, ठीक है, और प्रकाश का, विभिन्न प्रकार की चीजों का वर्णन यहाँ मिलता है। जैसे इन पंक्तियों के माध्यम से कह सकते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सौ जल परसन हित मनह सुहाए। ठीक है, तो ये रही इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां। एक बार आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा जो भारतेंदु की काव्य विशेषताएं हैं, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छायावाद के बारे में अगर आप जानना चाहें तो काल विभाजन वाला वीडियो है, आपने देख लिया होगा ऑलरेडी, तो आपको काल विभाजन में दिक्कत नहीं आने वाली है जहां तक मुझे लगता है, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ें तो अगली प्रवृत्ति जो हम बात करेंगे होगी द्विवेदी युगीन प्रवृत्ति, अर्थात द्विवेदी युग की प्रवृत्ति। ठीक है, उसकी जो भावना थी लेखन की, काव्य की, उसको बात करते हैं। इस पे हमें राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, ठीक है, यानी राष्ट्र भावना, समाज को लेकर जो उनका दृष्टिकोण रहा था, उदार धार्मिक भावना, ठीक है, और प्रकृति चित्रण, यहाँ भी प्रकृति चित्रण है। ठीक है, नैतिकता है। ठीक है, यहाँ पर लोक कल्याण ज्यादा था, द्विवेदी युग में लोक कल्याण की भावना ज्यादा हावी थी। ठीक है, सो ये सारी चीजें इसकी प्रवृत्तियां रही थी। बात करते हैं राष्ट्रीय चेतना की, तो राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि एवं भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्होंने इस समय लिखा था कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो राष्ट्र चेतना का उदाहरण यहाँ से ले लेंगे। बाकी चीजें थोड़ा सा आप पैराग्राफ एक बार देख लीजिएगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले भी, आपके पास रात भर का समय है, बेहतर तरीके से कर सकते हैं चाहेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक चेतना भी यहाँ पे विद्यमान है, उदार धार्मिक चेतना विद्यमान है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ चीजें आप तैयार रखेंगे। जैसे
भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया और इसके बाद छायावाद युग हो गया। यहाँ तक आप तैयार कर लेंगे तो जो दूसरा पार्ट है उसमें जो भाषा वाला खंड है वो थोड़ा सा, जैसे आपने अगर तैयारी के दौरान नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो उसको अगर छोड़े भी रहेंगे तो लास्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं, दो उसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से 5 ही करना होता है, तो विशेष दिक्कत की बात नहीं है। जितना अगर इतना किए रहेंगे, जैसे जो वीडियोज आए हैं उसको कर लेंगे, उसके बाद भारतेंदु, द्विवेदी और छायावादी ये कर लेंगे। थोड़ा बहुत आगे भी देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कहीं फंसा दिया तो प्रयोगवाद वगैरह दे दिया तो वहां भी दिक्कत ना आए, ठीक है। हालांकि इतने से हो जाना चाहिए फिलहाल कि भारतेंदु, द्विवेदी और क्या बोलते हैं छायावाद से, ठीक है। यहां से आपका 2 क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाना चाहिए, 2 क्वेश्चन यहां से मिल गया और 3 क्वेश्चन पिछले वीडियोज में जो हमने बता रखे हैं वहां से मिल गया, तो आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे और 5 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक जरूरी बात और, जो MHD 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला वीडियो उसको परीक्षा हॉल में जाने से पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि वो उस वीडियो में सारी चीजें समराइज है, आपके माइंड में सारी चीजें क्लिक करेंगी एग्जाम देते टाइम, ठीक है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने द्विवेदी युग में राष्ट्रीय चेतना की बात की, सामाजिक चेतना, उदार धार्मिक चेतना, उसके बाद प्रकृति चित्रण भी यहाँ मिलता है। जैसे प्रकृति जहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक, छवि छिन छिन धारती। नैतिकता इसमें प्रमुख है, ठीक है। नैतिकता की भावना इसमें प्रमुख है। द्विवेदी युग के जो कवि थे वो द्विवेदी जी से काफी ज्यादा प्रभावित थे, द्विवेदी भाषाविद थे, उन्होंने खड़ी बोली पर जोर दिया। इस समय आकर इस समय के काव्य की जो प्रवृत्ति थी वो उसमें काफी सुधार हुआ था। अब ब्रज भाषा और खड़ी बोली को लेकर कोई विवाद की स्थिति नहीं रह गई थी, काव्य किसमें रचा जाए, जबकि भारतेंदु के सामने यह दिक्कत थी कि काव्य की भाषा क्या ब्रज होनी चाहिए या खड़ी बोली। लेकिन द्विवेदी युग में आकर यह दुविधा समाप्त हो गई थी और काव्य की भाषा खड़ी बोली के रूप में स्थापित हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर नैतिकता की बात करें, नैतिकता की भावना यहाँ पर विद्यमान थी। जैसे केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां है, लेखक का नाम लिखकर पंक्तियां लिख देंगे, ठीक है। अतीत का गौरव गान भी है जो हमें साकेत में देखने को मिलता है। जैसे वहां पर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि क्षत्रियो उठो, आप ऐसे कुछ करके लिखा है ना, याद नहीं आ रहा है मुझे एग्जैक्ट, 1 मिनट। हाँ, ऐसी हैं पंक्तियां, देखिए। हे क्षत्रियो सोचो तनिक, तुम आज कैसे हो रहे, हम क्या कहें, कह दो तुम्ही तुम आज जैसे हो रहे। स्वाधीनता सारी तुम्ही ने है न खोई देश की, बनकर बिलासी विग्रही नया डुबोई देश की। तो इस प्रकार यहाँ पर अपने को अतीत का गौरवगान और जागृति भी देखने को मिलती है। यहाँ पर जगाने की कोशिश की जा रही है, समाज के प्रत्येक वर्ग को जगाने की कोशिश मैथिली शरण गुप्त ने की है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। हाँ, अतीत के गौरवगान पर ये वाला एग्जाम्पल ज्यादा सही रहेगा कि हम कौन थे, क्या हो गए, आओ और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज फिर से ये समस्याएं सभी, ठीक है। तो इस प्रकार ये रही इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां। अब आगे बात करेंगे छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। जैसे छायावाद की मूल प्रवृत्तियां क्या रही थी, जैसे इसमें अपने को मूल्य केंद्रीयता देखने को मिलती है, ठीक है। विषय निष्ठता, वेदना की प्रवृत्ति, प्रेमानुभूति, सौंदर्य बोध, प्रकृति की ओर वापसी, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना, ये सारी चीजें इसमें विद्यमान है, ठीक है। MHD 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला वीडियो जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं। मूल्य की केंद्रीयता, जैसे मूल्य की केंद्रीयता की बात करें तो इसमें छायावादी कवियों ने मैं शैली का प्रयोग करके रचनाएं की, ठीक है। शिवदान सिंह चौहान ने कहा, कवि का प्रत्येक मैं प्रत्येक प्रबुद्ध भारतवासी का मैं। निराला जी ने यह स्वीकार किया कि मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। तो ये रहा मूल्य केंद्रीयता। अब आगे बात करते हैं अनुभूत की प्रतिष्ठा। तो इस समय
पंत जी ने लिखा कि यहाँ पर अनुभूति को जोर दिया जाता था। काव्य लिखने के लिए अनुभूति पर ज्यादा जोर दिया जाता था। काव्य रचना, काव्य सृजन वही कर सकता है जिसके अंदर अनुभूति होगी, तो उसी पर जोर देते हुए पंत जी ने लिखा था, सुमित्रानंदन पंत ने लिखा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये रहा, कल्पनाशीलता है इसमें। मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए, हम व्याकुल पड़े बिलखते थे तुम हुए नशे से चले गए। ठीक है, तो ये रहा इसका। वेदना की प्रवृत्ति है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास अही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक है, ये उनका है, महादेवी वर्मा का। तो इसमें वेदना की प्रवृत्ति है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यही 4 लाइन लिखेंगे। प्रेमानुभूति भी यहाँ पर है। ठीक है, जैसे प्रेमानुभूति में बात करें तो छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो ये जो पंक्तियां हैं इसको आप प्रेमानुभूति में भी लिखेंगे और प्रकृति चित्रण में भी लिखेंगे। ये पंत जी की पंक्तियां हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, तू अभी से इस जग को, भूल अभी से इस जग को। ठीक है, तो 4 लाइनें या 2 लाइनें, ऐसे 3 लाइन 4 लाइन ऐसे करके याद करना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद सौंदर्य बोध है इसमें, राष्ट्रीय चेतना है। राष्ट्रीय चेतना की बात करें तो उन्होंने लिखा था, प्रसाद जी ने लिखा था कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ठीक है, और एक और था कि बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, ये वाला भी है इनका, प्रसाद जी का। और आगे बात करें तो लगभग चीजें इसमें हो चुकी हैं। इसके बाद थोड़ा सा आप भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग पर एक बार अपनी बुक से, जो भी आपके पास किताब है उससे एक बार देख लीजिएगा, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, फिर इसके बाद क्योंकि समय कम है और एक वीडियो को की अपलोडिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो अगर मैं कोशिश भी करता हूँ तो सारा टॉपिक अभी कवर करवाना संभव नहीं है। तो इसीलिए जितना आपने किया है इतना बहुत है। ठीक है, बस इतना कर लेना है आगे कि भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद पर और आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर जाना है, थोड़ा सा देख कर जाना है। ठीक है, अगर चाहें आप पढ़ सकें तो आगे आधुनिक काल का द्वितीय खंड भी पढ़ लीजिएगा, जिसमें छायावादोत्तर आता है, प्रगति प्रयोग, ये सब भी देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो विशेष आवश्यकता नहीं है, आपका बेहतर पेपर होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो कि MSD 2 पर आधारित होगा। बेस्ट ऑफ